एक बार फिर से जय हिंद। आपने जोश दिला दिया। चलिए, मैं कई दिनों से चाह रहा था आपसे कुछ बातें करने की, कुछ मेरी सुनाने की, कुछ आपकी सुनने की। और थोड़ा सा न्यू कैंपस को लेकर बिजी चल रहा था, बट एनीवे आज मौका मिला है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई नो कि आप बहुत बिजी हैं अपने अपने स्टडीज में और बहुत सारी चीज़ों, है ना। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू एडवाइज यू ऑन some very important topics which will help you in your upcoming NDA and CBSE exam, जो कि कब है? 14 सितंबर को। और आज क्या डेट है? कितने दिन बचे हैं? कम ही टाइम बचा है बेसिकली। पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? कुछ डाटा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ऑल्दो आजकल सभी अवेयर हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारे आप लोग यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, इंस्टाग्राम की पोस्ट देखते होंगे, फेसबुक पे देखते होंगे। सभी लोग अवेयर हैं, स्मार्ट हैं, बट एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना है, लॉजिक से काम करना है, राइट। हर एक यूट्यूब चैनल पे या हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी अपनी बात कह रहा है, सबके अपने अपने इंडिविजुअल थॉट्स हैं, और हर एक कहता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, राइट। यही होता है कि मेरी बात सही है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो सही है, और कुछ टाइम के लिए इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। बट यहाँ पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ 35 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। यू नो, 15 ईयर का मेरा इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस, और उसके बाद 20 इयर्स का टू डिफेंस एकेडमी का एक्सपीरियंस। उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, और हमेशा ही उसी बेस पे बात करता हूँ, चाहे वो कोई भी बैच हो। स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, बट मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ, और जो सुनते हैं, जो उस पर अमल करते हैं, उनको डेफिनेटली उसका फायदा होता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। एनडीए का एग्जाम या सीडीएसई का एग्जाम आपने देखा होगा, जब फॉर्म निकले थे तो शुरू में वेबसाइट नहीं चल रही थी। उसका सिंपल रीजन था कि बहुत हैवी लोड था उस पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको भर रहे थे, लाखों बच्चे उसको भर रहे थे, राइट। होता ही ना से, इसलिए वो धीरे चल रही थी, बट धीरे 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 वो ठीक हो गई। एनडीए और सीबीएसई का एग्जाम का जब फाइनल रिजल्ट आता है, वो भी इसी तरह होता है। जैसे फॉर्म भरा तो बहुत सारा जोश होता है, और सारे एक साथ ही फॉर्म भरने लग जाते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आया, बस पहले दिन से मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अप्लाई करने के लिए भीड़ लग जाती है। बट जैसे जैसे समय बीतता है वो कम हो जाता है। तो जब आपने कोचिंग ज्वाइन की, या पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करता है या सेल्फ स्टडी करता है, जैसे भी प्रिपरेशन करता है, शुरू में उसका जोश बहुत हाई रहता है कि यस इस एग्जाम को फोड़ना है। पर जैसे जैसे समय निकलता है वो जोश ठंडा पड़ने लगता है, और वही रीजन है कि लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और कुछ हजारों में क्वालिफाई करते हैं। एक रीजन ये है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। जो जोश पहले दिन था वो आखिरी तक आ जाते, कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब जोश कम होगा तो प्रिपरेशन में भी फर्क पड़ेगा। एक रीजन ये होता है। तो यूपीएससी का एग्जाम, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएसई का हो, वो स्प्रिट रेस नहीं है। 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर की रेस नहीं है कि बस एक जोश के साथ भागे और खत्म हो गया। वो मैराथन है। जो लंबी मैराथन होती है वो है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और मैराथन वही कंप्लीट करता है जो एक रेगुलर स्पीड के साथ, जो उसकी डिस्टेंस है उसको मालूम हो, किस स्पीड से उसको दौड़ना है उसको मालूम हो, अपनी पावर उसको मालूम हो,
वही उसको कंप्लीट करता है मैराथन को स्पेसिफिकली। एनडीए और सीबीएसई का एग्जाम भी वही है। तो आप जब आपने स्टार्ट किया होगा अलग लेवल पे जोश होगा, जब आप आज हैं थोड़ा अलग लेवल पे होगा, आज जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर से अलग लेवल पे होगा, कुछ दिन बाद फिर अलग लेवल पे आ जाएगा। आपको ऐसे ऐसे आपका ग्राफ नहीं रखना है, आपको ऐसे रखना है अपना ग्राफ। आपकी प्रिपरेशन का, आपकी मोटिवेशन का, खुद से जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है, आपके पेरेंट्स से जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है, उसको इस तरह से एक लाइन में लेके जाना, ऊपर नीचे नहीं होना है। कभी बहुत हाई हो गया, कभी लो हो गया। एसी करंट होता है ना, डीसी करंट रखना है आपको, एसी करंट रखना है, राइट। और एनडीए या सीडीएसई का एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल भी नहीं है। रीजन आपको भी मालूम है, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या जनरली रीजन रहते हैं। पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा रीजन रहता है कि मैथ का एग्जाम। पहला पेपर मैथ का है, और बिलीव मी, अगर 1 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा और जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो जो सेकंड शिफ्ट होगी उसमें 20 से 25% बच्चे अपसेट हो जाते हैं। उसका रीजन उनको पता चल जाता है कि एग्जाम देने के बाद मैथ का पेपर ठीक नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीएडी का देने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैथ क्वालिफाई नहीं हो रहा तो जीएडी चेक नहीं होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ का पेपर क्वालिफाई करना, और वो तभी होगा जब आपकी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने की क्षमता, टाइम मैनेजमेंट वो एक्यूरेट होगा। और वो तभी होगा जब आप कंटिन्यू प्रयास करेंगे, वो ओवरनाइट नहीं होगा। पिछले कुछ जो एनडीए के जो कोर्सेज हैं उसमें जो टॉप मेरिट लिस्ट में आते हैं, जो बॉटम मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनके मार्क्स आपको लगभग सबको मालूम ही होंगे कितने मार्क्स आते हैं। फिर भी मैं एक बार एक रफ डाटा आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल है। ये एनडीए 153 की मेरिट लिस्ट का एक्चुअल में मार्किंग है। आपको सबको मालूम है टोटल मार्क्स कितने के होता है, मालूम है ना? 900 का आपका रिटन टेस्ट है, 900 का आपका एसएसबी है, एज सिंपल एज दैट। सबको मालूम नहीं है। अब आप इसमें टॉप 5 के स्टूडेंट देखो, ये स्क्रीनशॉट आपके इसमें डाल के देंगे, अगर दूर से दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। और ये एक्चुअल है, ये मैंने नहीं बनाया, ये यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है इसको, जो 153 कोर्स का ये मेरिट लिस्ट है। इसमें जो रैंक 1 है एनडीए में 153 में, अमनप्रीत सिंह, उसके रिटन टेस्ट में 554 मार्क्स हैं आउट ऑफ 900। 554 यानी कि 900 का कितना परसेंटेज हुआ? कितना परसेंटेज हुआ 900 का? अप्रोक्स 60%, अप्रोक्सीमेटली 60% हुआ 900 का 554, और ये टॉप है, ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो मेरिट लिस्ट में और लास्ट में भी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, उसके रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स हैं। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स हैं, ये आपके एसएसबी के मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स आपके ये है। ऑल इंडिया रैंक जिसने लिया है अमनप्रीत सिंह, आउट ऑफ 1800 ही गॉट 998, यानी कि लगभग 50%, जस्ट 50% टोटल वो मार्क्स लेके आया है, और उसने ऑल इंडिया रैंक बन लिया है। और ये इसी बैच की या इसी कोर्स की कहानी नहीं है, ये मोर सभी कोर्स में ऐसा ही रहता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, ऑब्वियसली टारगेट वही है, आप मेरिट लिस्ट में अच्छे रैंक लेके आ सकते हैं रिटन टेस्ट के मार्क्स से। रिटन टेस्ट के मार्क्स वो आपके हाथ में है, वो एसएसएस के हाथ में नहीं है। जो आप एग्जाम में करके आए हैं ऑब्वियसली उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है
एसएसबी में मोरओवर कुछ एसएसबी में टफ मार्किंग होती है, कुछ में नॉर्मल होती है, बट जनरली इतने से ज्यादा मार्क्स कहीं नहीं मिलते। 400, 500, 300 ये रेंज रहती है। और एयरफोर्स में तो एक 380 आउट ऑफ 900 400 ये मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि 3 एसएसआर रहते हैं वहां पे, फिर बाद में कॉन्फ्रेंस होती है और फाइनली वो मार्क्स जनरली यही आते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, ये बहुत ह्यूज डिफरेंस पैदा करता है, राइट। अब टॉप बॉटम 5 के मैं आपको मार्क्स दिखाता हूँ। ये बॉटम 5 है। एनडीए मेरिट लिस्ट 150-30 जो बॉटम में है, ये उनके मार्क्स है। आप देख लो टेस्ट में कितने मार्क्स है। 294 लेके लास्ट में ही और शी इज स्टिल इन द मेरिट लिस्ट। तो 294 300 लगा लो, 600 का कितना हुआ, 900 का कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ? हाँ, 900 नंबर का 300 नंबर कितना हुआ? 33% जो हमारे जमाने में यूपी बोर्ड में आया करते थे पास होने के लिए, जस्ट 33-35% नंबर लेके वो मेरिट लिस्ट में है। और एसएसबी में देखो 360 मार्क्स है। अब क्योंकि ये लास्ट इसलिए है क्योंकि ये नंबर कम है, ये नंबर तो लगभग सबके एक जैसे ही चलते हैं, मैं आपको भी बताया। एसएसबी में सबके नंबर ऑलमोस्ट थोड़े बहुत 19-20 लगभग एक जैसे रहते हैं, जो ह्यूज डिफरेंस डालता है वो रिटन टेस्ट डालता है। तो अब आपको थोड़ा स्मार्ट होने का जरूरत है, एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बट स्मार्ट होने का जरूरत है। दैट मीन्स आपको हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टली। आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसी करनी है, तैयारी ऐसी करनी है कि आपको आपके सिस्टम का जो हार्ड वर्क का बटन है उसको ऑफ कर दो और स्मार्ट हार्ड वर्क का बटन ऑन कर दो। मोबाइल में होता है ना, जैसे एयरपोर्ट एयरप्लेन मोड, सारी बात की कहानी खत्म, ऑन कर दिया। ऐसे ही आपके सिस्टम का जो आपके माइंड का जो बटन है, मेहनत करनी है लेकिन गधे जैसे नहीं। सब गधा घोड़ों में मेहनत ज्यादा कौन करता है? ऑब्वियसली, बट गधा गधा है ना। तो गधा नहीं बनना है, आपको घोड़ा बनना है, पावरफुल हॉर्स जो अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो तभी होगा जब थोड़ा स्मार्टली आप अपने माइंड को चलाओगे। तो दैट मीन्स अपनी प्रिपरेशन रखो रिटन टेस्ट में नॉट मोर देन 50%। एग्जाम जो आपका 900 नंबर का है, 450 नंबर लाने का टारगेट रखो, बिलीव मी, ज्यादा मत सोचो। 450 नंबर आपके आगे तो टॉप 100 में हो गया, क्योंकि एसएसबी क्वालिफाई हो गए तो उसमें जनरली सभी को सेम नंबर मिलते हैं, थोड़ा बहुत 20-20 रहता है। बट अगर रिटन टेस्ट में अगर 450 नंबर आपके आगे, यानी कि 50%, तो यू विल बी थ्रू, कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए अब से जब आप वीकली टेस्ट देते हो या एग्जाम से पहले आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट चलेंगे यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चंस को छोड़ना भी आना चाहिए। आप देखते होंगे T20 50 ओवर्स का मैच है, T20 का मैच है और टेस्ट मैच है। पर टेस्ट मैच में वो बल्लेबाज ज्यादा सरवाइव करता है तो छोड़ना जाता है, वेल लैक बोलते हैं इसको, राइट। वो ज्यादा सरवाइव करता है या लंबी इनिंग खेलता है या उसके रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे होते हैं तो छोड़ना भी जाता है। अच्छी बॉल को, अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देना जानता है, वही आगे लंबा चलता है। T20 नहीं है, T20 में तो पहली बॉल से स्टार्ट हो जाते हैं आजकल, देख रहे होंगे आप। बट वो T20 का, जैसे कि आपको बताया
एनडीए और सीडीएसई एग्जाम मैराथन है, टेस्ट मैच है, T20 या 50 ओवर का मैच नहीं है। तो ये अगर आप डिफरेंस नहीं समझोगे तो ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हो और किसी से नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस ही से होगा वो, क्योंकि जब बॉलिंग आप मान के चलो कि क्वेश्चन एक बॉल की तरह है। जब आप खेलते हैं ना, बैटिंग करते हैं, तो समझ लो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो क्वेश्चन एक बॉल की तरह है, आपको वो लग जाएगा भी, लगेगा कि इसमें 6 मार्क दूंगा मैं, है ना। कई लोग क्रिकेट खेलते होंगे ना, कई लोग क्रिकेट कर पाए तो लगता है इसको तोड़ा दूंगा, बाउंड्री के पार जाएगी, लेकिन वो गुगली हो जाती है या आउट स्विंग हो जाती है या इन स्विंग हो जाती है, कभी कभी बीट हो जाते हैं और कभी कभी आउट हो जाते हैं। तो माइंड को ऐसा अपने मेमोरी, जो आपकी मेमोरीज है माइंड में या बॉडी लैंग्वेज है, उसको ऐसा फिक्स कर लो कि आपको टफ क्वेश्चन को या जो आपको नहीं आते हैं उनको छोड़ना भी आना चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो 50% भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। 100% तो चाहिए नहीं है, आधे भी नहीं है। Now you got my point? Yes, sir. Clear? Yes, sir. इसलिए अभी से ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। बाकी एनडीए और सीडीएसई के अलावा आपके रास्ते में या आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे वो अग्निवीर की एंट्री हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या मर्चेंट नेवी या जो भी हो, वो प्लान बी में रखो। आपका जो पहला टारगेट है ऑब्वियसली एनडीए, उसके लिए आप आए हो यहाँ पे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो आपका पहला टारगेट है, उसी को रखो। बट एट द सेम टाइम प्लान बी भी आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है, उसको भी छोड़ना नहीं है। और बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से इन एंट्रीज के थ्रू जाके भी ऑफिसर बने हैं, बहुत सारे। तो इसलिए छोटा बड़ा, छोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट, 4 साल की जॉब, ये वो दिमाग में कुछ नहीं लाना। मैं ये कहता हूँ एनडीए है, ठीक है, मान लो वो है ही सबका टारगेट। बट अगर आपने दूसरा कोई एग्जाम भरा, भी कईयों के फॉर्म आए थे, नेवी का आया था, एयरफोर्स के आए थे, आप उसको अपेयर करो। उसके 2-3 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि आपको थोरोली, जो आपका अगर आपने क्वालिफाई करते हैं तो थोरोली मेडिकल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। मेडिकल होगा ना, वो इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे आप नेवी के थ्रू जाओ, आर्मी के थ्रू जाओ या एयरफोर्स के थ्रू जाओ, आपका मेडिकल हो जाएगा 100%। दूसरा, एक एग्जाम क्वालिफाई करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। एग्जाम छोटा हो बड़ा हो, यूपीएससी का हो या कोई संस्था के द्वारा एग्जाम होता है, और उसको क्वालिफाई करने का जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, वो आपको दूसरी जगह हेल्प करेगा। दूसरी जगह हेल्प मतलब आपकी एसएसबी में। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो बाजार में नहीं मिलती है, वो आपको इसी तरह से मिलती है, एक्चुअल कुछ अचीव करने से मिलता है कॉन्फिडेंस। और उसके बाद थर्ड, सपोज आपका सिलेक्शन हो गया इन एंट्रीज में, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है हाथ में, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ रखा है, उस टाइम पे आप उस दिन की सिचुएशन देख के यू कैन टेक द डिसीजन। आप उसको एक्सेप्ट करो या तो छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। भाई कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, या एनडीए या कुछ क्वालिफाई नहीं हुआ है बट फौज में जाना है, बट और आपके हाथ में अगर ज्वाइनिंग लेटर होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, चलो ये नहीं तो ये सही, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। वो आपने भरा ही नहीं होगा, फॉर्म भरा ही नहीं होगा, एग्जाम ही नहीं दिया होगा, तो वो कहाँ से होगा। इसलिए मेरी एडवाइस है, क्योंकि 20 साल के मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनडीए के थ्रू नहीं जा पाए, सीडीएसई के थ्रू नहीं जा पाए, इन एंट्रीज के थ्रू ज्वाइन किया और आज ऑफिसर भी हैं, बहुत सारे मेरे खुद के स्टूडेंट। अगर वो नहीं भरते फॉर्म, अप्लाई नहीं करते, तो आज वो कहीं भी नहीं, क्योंकि एनडीए में लिमिटेड सीट्स हैं, आपको मालूम नहीं है, सीडीएसई में लिमिटेड सीट्स हैं, बट इन एंट्रीज में थोड़ी सीट्स ज्यादा है। इसलिए ट्राई जरूर करो, बाकी करना ना करना वो बात की बात है। क्लियर?
हम सब यहाँ पे जो आप सब बैठे हैं, हम मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड है, आप में से मैक्सिमम हमारे, मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर, बट जनरल जो मैं सालों से देख रहा हूँ कि घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बिजनेस करा दे या कुछ और कर ले, स्टार्टअप कर ले, कुछ लिमिटेशन है लगभग सभी की फैमिलीज में। कुछ हो सकता है, वो अच्छी बात है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी अच्छे रहे, सुमधुर रहे, फले फूले, बट जनरली फौज जो ज्वाइन करने का सोचता है, मैं आपको अपना एग्जांपल साथ लेके बता रहा हूँ। जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी, मैंने भी एनडीए के थ्रू ट्राई किया। 88 कोर्स, जब 88 कोर्स था तब मैंने एनडीए के थ्रू ट्राई किया था। मैं 2 बार रिटर्न क्वालिफाई हुआ, 2 बार एसएसबी पे दिया, 1 बार स्क्रीन आउट हुआ, 1 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। और उस टाइम पे एनडीए 11th के बेस पे था, 12th के बेस पे नहीं था। मैं ये आपको 88, 87, 88 की बात बता रहा हूँ। तो मैं अगर सोचता कि मैं एनडीए के थ्रू नहीं जा पाया तो मैं छोड़ देता, कुछ और देख लेता हूँ, तो शायद मैं बता नहीं रहा हूँ। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बिल्कुल सच बात आपको बता रहा हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड, आप तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चों जैसे हैं, इसलिए मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कर सके, राइट। तो उस टाइम पे मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं आगे भी कंटिन्यू पढ़ाई कर सकता, या 12th के बाद पढ़ने में ठीक था, लेकिन नहीं था इकोनॉमिकली तो नहीं। इंजीनियरिंग करना चाह रहा था कि इंजीनियरिंग करूँ, उसके बाद देखूँ कुछ, या शिपिंग में जाऊँ, या ग्रेजुएशन करूँ, तो जनरली सब सोचते हैं, बट उतना क्षमता नहीं थी मेरी फैमिली को उसको आगे बढ़ाने की। 9th क्लास में मैं जैसे था, 9 से 12 तक मैंने जॉब भी की है, पढ़ाई भी की है, छोटे बड़े काम भी किए हैं, और अपने आप को इस काबिल बनाया कि इसके थ्रू नहीं तो इसके थ्रू एक बार फौज में चला जाऊं, क्योंकि उसमें 2 चीजें सिक्योर हो जाती हैं 12th के बाद। अगर आप फौज में जाएं, एक तो 3 टाइम का खाना, राइट, खाना तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा कुछ पॉकेट मनी मिलनी शुरू हो जाएगी, एक सिक्योरिटी अंदर से आ जाएगी कि हाँ मैं अभी सिक्योर, गवर्नमेंट जॉब है, अब वो छोटी है बड़ी है जो भी है, लेकिन एक सिक्योरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। बाकी फिर ओपन सी आपके सामने है, जो मेहनत जितनी करेगा वो उतना आगे जाएगा। मैंने एंट्री की नेवी में 1990 में, अभी अगला महीना जो जुलाई का है, 2 जुलाई को मुझे 35 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंडियन नेवी ज्वाइन किए हुए। 2 जुलाई 1990 को मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की। उमेश सर यहाँ बैठे, ये मेरे बैचमेट है, हमने 7 इंडियन नेवी ज्वाइन की थी 1990 में, 35 साल हो जाएंगे, राइट। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, इंडियन नेवी ने मुझे इनवाइट किया था, आपने शायद कुछ लोगों ने शायद आई डोंट नो देखा नहीं देखा, इंडियन नेवी ने अभी पिछला जो अग्निवीर का बैच पास आउट हुआ, मुझे इनवाइट किया था एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आईएनएस चिलिका में, जहाँ पे मैंने 35 साल पहले अपनी ट्रेनिंग करी थी। वहाँ मुझे इनवाइट किया मोटिवेट करने के लिए, वो जो बैच वहाँ से उस पास आउट होता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट और कितना कुछ इंडियन आर्म फोर्सेस आपको दे सकती है। मुझे याद है अच्छे से, और मैंने स्टेज पे भी बोला था जब मुझे मौका मिला था कि 35 साल पहले जब मैंने आईएनएस चिलिका रिपोर्ट की थी, तो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बड़ी मुश्किलों से आईएनएस चिलिका पहुंचा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, कुछ सिस्टम ऐसा था ही। और अब मैं गया तो मुझे इंडियन नेवी की कार लेने आए विद ड्राइवर और विद इंडियन नेवल का एक साथ में ऑफिसर था, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। तो मैं मन में ये सोच रहा था कि 35 साल पहले जब मैं गया था तो मैं कुछ नहीं था, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो गेस्ट ऑफ ऑनर बन गया हूँ। तो ये ऑनर मुझे मिला है मेरे उस टाइम पे राइट डिसीजन लेने से। अब मैं ये सोच लेता नहीं, मैं एज ऑफिसर नहीं जा पाया, मैं नहीं कर सकता, कुछ और देखूंगा, तो शायद ये ऑनर नहीं मिलता।
उसके बाद नेवी ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सबमरीन ज्वाइन की। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन दी वर्ल्ड, सबको नहीं मौका मिलता है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है उसके लिए। वो मौका मिला, उसको मैंने एक्सेप्ट किया, चैलेंजेस को स्वीकार किया और सबमरीन ज्वाइन की। बहुत सारे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया और फिर 15 अगस्त 2005 को वीआरएस दिया इंडियन नेवी से, 31 जुलाई 2005 को इंडियन नेवी से वीआरएस लिया और अब 15 अगस्त को सिविल डिफेंस अकेडमी में 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 21 साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों के जैसे बहुत सारे हजारों बच्चों को गाइड किया और बहुत सारे बच्चे आर्मी में, फोर्सेस में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे रिटायर हो चुके हैं और एक दो स्टूडेंट अभी भी ऐसे जो रिटायर होके मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है रिटायर होने के बाद, अभी इंडियन नेवी से ज्वाइन होने के बाद पटनम फाउंडेशन कोर्स में जॉब कर रहा है। तो बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई सब हमारी हमसे खुद से है। इस पर्टिकुलर टाइम में जो स्टेजेस है हमारी, उससे उसको किसी भी तरह जीतना है। जो भी मौका मिलता है आपको उसको ग्रैस्प करके आगे बढ़ना है, फिर स्काई इज द लिमिट। और जो इस टाइम पे थोड़ा ढीला पड़ गया, फिर बहुत बड़ा स्ट्रगल है लाइफ में आगे। आप देख ही होंगे आपके शहरों में, आपके गाँव में, जहाँ से भी आप आए, आपके सीनियर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। फैमिलीज में, हर एक फैमिलीज में ये बाहर पड़े हैं कि बहुत डिफिकल्ट है आज के डेट में आगे। इसलिए आपके पेरेंट्स ने जॉब का मौका दिया है, उसको छोड़ना नहीं है और सच्चे मन से आपको कोशिश करनी है कि जो भी टारगेट आपके सामने उसको अचीव करने की कोशिश करो। सच्चे मन से कोशिश करोगे तो जरूर होगा। एक दिन के मोटिवेशन से नहीं होगा, 2 दिन के मोटिवेशन से नहीं होगा, ये लगातार करने से होगा। मॉर्निंग में जब आप सबसे पहले उठते हो, सबसे पहले जब आप मिरर देखते हो, तो मेरी बात आज नोट कर लो कि जो शीशे के सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो आप उसको यूनिफॉर्म में विजुअलाइज करो। शीशे के सामने खड़े तो आप ही हो ना, जब आप एक मिरर के सामने खड़े हो तो आप ही है ना उसमें। तो उसको विजुअलाइज करो यूनिफॉर्म में कि ये जो बंदा सामने खड़ा है, जो कि आप ही हो, ये अगर यूनिफॉर्म में होगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ये बंदा यूनिफॉर्म में होगा? तो इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, दैट मीन्स खुद ही के लिए मेहनत करनी है आपको, ये विजुअलाइज करो आपको। उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती। बहुत सारे आजकल ज्ञानी बड़े बड़े हैं, हर एक दूसरा बंदा ज्ञान मिल रहा है आजकल, है ना? देख रहे हो ना, हर दूसरा बंदा आजकल ज्ञान मिल रहा है। जिंदगी में चाहे कुछ ज्ञान हो, लेकिन ज्ञानी बने पड़े हैं। बाबाओं की कमी नहीं है, मोटिवेटर जो वक्ताओं की कमी नहीं है, पेल रहे हैं बस। जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकता है वो आप खुद हो, मैं भी नहीं, वो आप खुद हो। तो विजुअलाइज करो, सुबह जब आप देखो कि ये बंदा ऑफिसर बन सकता है, ये बंदा फौज में जा सकता है, और एक बार चले गए जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो ये लक्ष्य जो है ना आपका, इसको पाने का जो आपका सपना है, उसके लिए थोड़ा पागल बनना पड़ता है। सफलता पाने के लिए ना ऐसे इजी नहीं है, थोड़ा सा पागलपन जरूरी है अगर आपको सक्सेस लेनी है। वो पागलपन आपके अंदर होना चाहिए कि कैसे भी करके हासिल करना है, चाहे कुछ भी होता है। क्लियर? और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत सारे सो जाएंगे अभी। बाकी इस एकेडमी की तरफ से कभी भी किसी को जेन्युइन हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित, पूरा यहाँ पे डिपार्टमेंट है, हम सब हैं यहाँ पे, आप कभी भी आ सकते हैं। एकेडमिक हेड है, सिस्टम है पूरा, आपको संकोच नहीं करना है।
अगर किसी टॉपिक में किसी जगह कहीं भी आपको दिक्कत है तो वो आपका राइट है जानना। आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका राइट है। अगर आप अपने टीचर से कुछ पूछ रहे हैं और नहीं समझ आ रहा है तो टीचर को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये आपका राइट है। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बट जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी। क्लियर? 15 अगस्त को जैसे कि मैंने भी आपको बताया, दूर डिफेंस अकेडमी को 20 साल पूरे हो जाएंगे, तो 15 अगस्त को यहाँ पे हम सेलिब्रेशन करेंगे, झंडारोहण होगा जैसे कि होता है। और उस दिन आपको यहाँ से एक मैगजीन मिलेगी जो पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर को कैरी करेगी, जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगा। साथ साथ एक मैजिक पेन मिलेगा जो आप यूज करना आपके आने वाले एग्जाम में। वो आशीर्वाद के रूप में, मेरे और मेरी फैकल्टी के टीम के आशीर्वाद के रूप में आपके साथ उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा। वो पेन, ब्लैक बॉल पेन जो हमारा शूट को आप करोगे ना, फील करोगे, उसको तब यूज करना। वो 15 अगस्त को मिलेगा। और अभी ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी मारी ना। तो आपको याद होगा, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि पिछले सीरीज में एक मैच में वो एक गलत शॉट खेल के आउट हो गया, तो गावस्कर ने उसको कहा स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, कहा था ना। और उसी गावस्कर ने जब उसने सही किया तो कहा सुपर सुपर सुपर। तो गावस्कर वही है, लेकिन जिसने अपनी गलती को समझा, ऋषभ पंत, क्या उसने मिस्टेक की, उसको उसने सुधारा, फिर 2 सेंचुरी मारी एक ही मैच में, है ना। प्लेयर भी वही है, उधर गावस्कर भी वही है, सेम है, लेकिन उसने क्या अपना अप्रोच चेंज किया, अपनी गलती को रियलाइज करके कि ये टेस्ट मैच है, वनडे या T20 नहीं है, कि हर बॉल को मारना जरूरी है। और वो बहुत क्रूशियल मैच था जब जिसके कारण वो हार गए थे, जब उसने ये शॉट खेली थी। तो कभी कभी इसको कूल रखना पड़ता है, एज पर सिचुएशन रखना पड़ता है, फिर ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, मैं एक्चुअली क्रिकेट की बात इसलिए ज्यादा करता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट खुद खेला हुआ हूँ। इंडियन नेवी से मुझे मौका मिला था, और मैं सर्विसेज टीम सुना आपने, सेना की टीम, मैं सेना की टीम से रणजी खेला हूँ, कईयों को नहीं मालूम, रणजी तो सुना होगा। तो आई हैव प्लेड रणजीज मैचेस थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन नेवी की टीम में, और बहुत पहले की बात है ये। तो इसलिए थोड़ा सा क्रिकेट से है लगाव, अभी भी है। तो उसके एग्जाम्पल और क्रिकेट के एग्जाम्पल जल्दी समझ आते हैं, क्योंकि जनरली समझ गए, इसलिए बोल रहा हूँ। अब आपकी तरफ से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, दूसरा माइक है, एनीवे कोई अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। और उससे पहले कुछ क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ कि कई सारे ऐसे डीके डायमंड जो 3 सिलेक्शन ले रखे हैं, 3 ऑल इंडिया रैंक उनके आ रखे हैं। सुमित शर्मा ये लड़का है, 1 नहीं 2 नहीं 3 IMA 56 रैंक, FCAT 85 रैंक और OTA CDS 144 रैंक। तो एक लड़का जब 3 जगह आ सकता है तो आप तो 1 नहीं आ सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो ना आपके सामने। और ऐसे ये एक ही नहीं, और भी बहुत सारे लड़के हैं। ये लड़का आप देखो, FCAT 165 रैंक, CDS IMA 159 रैंक, और FCAT 1 और FCAT 2 में भी क्वालिफाई हुआ है, 337 रैंक। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और छोटी सी चीज बताता हूँ कि मैं इंडियन एयरफोर्स अकेडमी गया था। मैं जनरली NDA हो, IMA हो, CDS या OTA हो या एयरफोर्स अकेडमी हो, जहाँ पे पासिंग आउट परेड जब होती है और जहाँ ब्लू डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट जब पास आउट होते हैं, कोशिश करता हूँ विजिट करने की। तो अभी मैं
एयरफोर्स अकेडमी गया और लकीली मेरी मुलाकात चीफ ऑफ एयर स्टाफ से मुझे मिलने का मौका मिला। आप सोचो, चीफ ऑफ एयर स्टाफ से मिलना तो मजाक है, मतलब ये कोई छोटी चीज है? ये बहुत बड़ी चीज है कि आप करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ से मिलने का मौका मिला और इतने अच्छे से मिले और वो दे नोज अबाउट टीडी, ही नोज अबाउट टीडी। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फोटो खिंचाई, ब्लेसिंग दी और आप सबको उन्होंने संदेश उनका ये था कि दूर निकल सके आपकी एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट आने वाले टाइम में इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स देना। बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया, ये उनके वर्ड्स थे जो उन्होंने उस दिन मुझे करे। तो सीधे ब्लेसिंग आपको कहां से आ रही आपने? तो ये पॉसिबल तभी हुआ तो मैं खुद डिफेंस में गया और बहुत, और नहीं तो कौन सिविलियन लोगों को कैसे जाने देता, कौन एंटर करने देता इस तरह से? कर भी लेते तो इनसे मिलने का मौका कहां मिलता? तो और ये ऐसे पहले नहीं है, मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर से जो हमारे अभी करंट सीडीएस है, जनरल अनिल चौहान सर, उनसे मिलने का मौका मिला, आर्मी चीफ से मिलने का मौका मिला था पिछली बार जो पिछले थे। तो ये अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में हो और एक रेस्पेक्टफुल संस्था में हो। और इंडियन आर्म फोर्सेस से बड़ी रेस्पेक्टफुल संस्था कोई नहीं है। अभी भी आप टीवी में डिबेट देख रहे होंगे ना, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को गालियां दे रही हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन है कि सेना की सभी तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है कि नहीं है? तो ये एडवांटेज है इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, वो रिस्पेक्ट है कि एक सोल्जर की सोसाइटी में, तो ये मौका छोड़ना। क्लियर? जब किसी का कोई है सवाल बेचक हम बिना किसी शर्म के पूछ सकता है। सर अग्निवीर इसके बारे में काफ़ी सारे रूमर्स हैं, काफ़ी डाउट्स हैं कि अच्छी स्कीम है, बुरी स्कीम है, हमारे लिए उसका फ्यूचर सेट होगा कि नहीं होगा, मतलब अग्निवीर के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हो रही थी आज से लगभग जस्ट आफ्टर कोविड, तो बहुत बहस चली इसके बारे में, बहुत डिबेट चली, आपने भी सुना होगा, बहुत आर्टिकल आए, बहुत सारी चीजें चली, कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ इसके पक्ष में नहीं थे। मैं भी कई बार टीवी डिबेट में या बहुत सारे ऐसे सेमिनार में पार्टिसिपेट किया। इवन अभी भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, जंतर मंतर दिल्ली में इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक विशाल धरना हुआ, मैं आई वाज देयर। शुरू में मैं भी इस स्कीम के अगेंस्ट में था, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि सडनली जब कुछ चेंजेस होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं होती। फिर बहुत सारा कम्युनिकेशन सोसाइटी में टीवी माध्यम से फैलता है तो वो दिमाग में जाता है, पर फिर धीरे धीरे इस चीज को एनालाइज किया और फिर तभी मैंने यकीन नहीं किया। जब पहला बैच पास आउट होके आया वहां से, तब उनसे मैंने जाना इसके बारे में अग्निवीर की एक्चुअली में है क्या चीज, और मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू आपके सामने भी रखे हैं, जो जैसे जैसे जो बैच आए स्टूडेंट के, उनको उनसे मिलवाया है। सैकड़ों बच्चे यहाँ से अपना अग्निवीर का 10,000 का कैश अवार्ड लेंगे, तो उनके व्यूज भी आपने सुने होंगे। तो धीरे धीरे और फिर हमने भी इस पे रिसर्च किया, तो ये पाया, बेसिकली मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ। कई बार जब हम एक संस्था को या किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे पूरी चीजें मालूम नहीं होती है कि हम उसके काबिल है कि नहीं है, या वो हमारे काबिल है कि नहीं है। स्पेसिफिकली जब हमने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी 1990 में, तो जब ट्रेनिंग चल रही थी तब तो ठीक ठाक था, लेकिन जब शिप में गए, तो शिप में आपको शायद अंदाजा हो कि सी सिकनेस होती है ना। जैसे पहाड़ों में भी बसों में जाए तो उसको वोमिटिंग होती है, किसी को, सबको नहीं, बिकॉज ऑफ जो घुमाव लगा करते हैं। ऐसे जब शिप में जाएंगे
तो बिकॉज ऑफ रोलिंग पिचिंग सीट हिलता है ना, कभी सी रफ है कभी सी काम है, ज्यादा सी रफ होगा तो ज्यादा हिलेगा, तो उससे क्या होगा, सी सिकनेस होगी और वोमिटिंग होगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, सोचेगी कि क्या कर लिया है, कहाँ आ गई, राइट। तो लेकिन ऑप्शन नहीं था कि आप छोड़ नहीं सकते उस पहले टाइम पे, कि आप छोड़ नहीं सकते। अब जैसे भी है हमें अपना टर्नओवर पूरा करना पड़ेगा, चाहे हंसते हुए करो चाहे रोते हुए करो। बट आज की डेट में आपके पास ऑप्शन है, 4 साल मिनिमम टाइम है इसका। सपोज आपको लग रहा है कि आपके लिए फिट नहीं है जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, आप कुछ और कर सकते हो, तो 4 साल बाद छोड़ दो। और एट द सेम टाइम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी पता चल जाएगा 4 साल में कि ये बंदा फौज के लिए फिट है कि नहीं है। बैठा के खिलाना तो ना उनको, खाली काम भी तो लेना है ना, तो वो भी उनको हटा सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और जो ये 25% कह रहे थे इतना रिटेन करेंगे, इतनी ज्यादा मैन पावर की शॉर्टेज है, बिलीव मी। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, जो आपका 4 साल का टर्नओवर है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपका कोई डिसिप्लिन केस नहीं है, तो आपको परमानेंट होना ही होना है, इतनी मैन पावर की शॉर्टेज है, राइट। तो इसलिए ये स्कीम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खराब है, ठीक है ना। एक थोड़ा डाउट रहता है 4 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अपना रिकॉर्ड अच्छा रखो, अपने काम ठीक से करो, आपको आगे कंटिन्यू रखेंगे। उनको भी अच्छे ट्रेन चाहिए ना बंदे, गॉट इट, ओके। एनीबॉडी एल्स, कोई किसी का और सवाल? कोई तो होगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई ऐसा है जो यहाँ पे आके 2 लाइन अच्छी सुना सके, कविता की या मोटिवेशन की या कोई गाना, 1 लाइन 2 लाइन है कोई? कम ऑन, आओ। क्या सुनाओगे आप? शायरी सुनाओ, बस छोटा ना। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा, जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। क्या बात है यार, वेरी नाइस। कोई और? अरे यार, जवान लड़के हो यार, मंच आपको मिल रहा है, आओ, शर्माना क्या, आओ कोई। कोई कंपटीशन थोड़ा, इंडियन आइडल का मंच थोड़ा है कि आप बॉम्बे नहीं आ सकते, ऐसा थोड़ा होना है कोई। धीरे 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 एक को देख के तो जागती हूँ, जो अंदर से शर्म वो निकलती है, आ जाए। If I die in battle zone, if I die in battle zone, box me up, send me home. Tell my mom I did my best. Said that duty, don't cry, because I am a soldier, I want to die. वाओ, क्या बात है। इस तरह से कोई अमन या शाबाश। Jai everyone, I Abhinav from UP. आज मैं आप सभी को कविता सुनाने वाला हूँ। कहता हूँ कि आना जाना छोड़ चुके, परों से नाता तोड़ चुके, रखकर कपड़ा अपने दिलों पर घर से मुंह है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, नैन में माँ के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता पूरी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बात से मेरे चला न जाता, बात से मेरे चला न जाता, फिर भी काम हो जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है, रोज कमा कर लाता है।
छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही, अंजूरी में पानी उतर आएगा। छत वो घर की टपक रही जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मैरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं, मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है तुमको, पता है रब को मेहनत में मेरी कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से कमी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस 1 लेफ्टिनेंट लौटूंगा, बस 1 लेफ्टिनेंट लौटूंगा। जय हिंद। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, है ना? तो बिना कुछ किए जय जयकार भी नहीं होती। तो अपने अंदर जो भी आपके अंदर जज्बात है, जो टैलेंट है या कुछ इच्छाएं हैं, अगर आपको ऐसा मंच मिलता है तो निसंकोच आना चाहिए, ये बार-बार नहीं मिलता है, तो डरना नहीं। कोई और आ जाते, धीरे धीरे अभी आ रहे हैं जोश। मेरा नाम अंकित कुमार है, हम बिहार से हैं। हमारे दोस्त शायरी बोलना चाहेंगे कि मिल जाएंगे दुनिया में आशिक कई, मिल जाएंगे दुनिया में आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। हीरे से सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। और लोग कहते हैं ये उम्र हम लोग का प्यार मोहब्बत करने का है, लेकिन ये सब बेवफा है। इस विश करने का कोई मतलब नहीं, ना देगी सनम देगी दुपट्टा कफन के लिए। इस विश करने का कोई मतलब नहीं, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। वेरी नाइस। फर्क ये नहीं पड़ता कि एक लाइन या 2 लाइन में हटता है ना, फर्क ये पड़ता है कि उसमें हिम्मत नहीं आने आगे नहीं। चलो फिर आई होप कि जो मैंने आपको आज कुछ टिप्स या कुछ जानकारी दी आपके काम आएगी, उसको प्लीज अमल करना, भूल मत जाना, उस पर काम करना, और आई एम श्योर रिजल्ट अच्छा ही आएगा अगर आप सीरियसली उसमें काम करेंगे। क्योंकि हमको लक्ष्य को लक्ष्य को लक्ष्य को लक्ष्य को हाँ लो, यहाँ पे और यहाँ पे छाप लो कि एक दिन यूनिफॉर्म पहनना है। और मेरा, मेरी टीम का, आपके पेरेंट्स का तो आशीर्वाद है, हमारा भी आशीर्वाद हमेशा सच्चे दिल से आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच। हमें राह दिखाए संदीप सर, मंजिल पहुंचाए संदीप सर, जुनून जगाए संदीप सर, काबिल ये बनाए संदीप सर। तुझे छूना है आसमां, मंजिल को पाना है, दर देश के लिए तुझे कुछ कर दिखाना है। चिंगारी जो सीने में उसे शोला बनाना है, तू भविष्य है भारत का, तुझे परचम लहराना है। ना रुक न तू, ना झुक न तू, बढ़ाए जा अपने कदम, तोड़ दे सारी हदों को, सच करना है अगर सपनों को तो आजा। दून डिफेंस एकेडमी संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी। सेवा परमो धर्म आकाशे शत्रु न जाहि, न स्पर्श दीप्तम् शन्नो मरिणो स्वधर्मे नितिनं श्रेया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वत्र विजय कर्तव्यम् अन्वात्मा।
एनडीए का परचम पूरे जय देश में। हिंद। अभी आपने देखा खून डिफेंस एकेडमी के डायमंड्स में पूरा जोश है, उत्साह है, लगन है और आने वाले एनडीए और सीडीएसई को एग्ज़ाम को क्रैक करने का जज्बा है। आज उनसे बात हुई, हमारी पूरी टीम, हमारी फैकल्टी, स्टाफ, सभी लोग दिन रात उनके लिए लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हमेशा की तरह से इस बार भी एक बेहतरीन रिजल्ट दून डिफेंस एकेडमी एनडीए और सीडीएसई एग्ज़ाम में देगी और सच्चा रिजल्ट देगी। झूठे और बहकावे आपने रिजल्ट बहुत सारे देखे होंगे, खैर उसके बारे में बात नहीं करते, पॉजिटिव बात ही करेंगे। जो स्टूडेंट किसी कारण से नहीं आ पाए सेमिनार में, अभी आगे भी होगा, उस टाइम पे आ जाना। सेमिनार क्या, एक तरह से 1-to-1 बात है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को बता रहा था, कैडेट्स को बता रहा था, अपने आइडेंटिटी डायमंड्स को बता रहा था और आई एम श्योर उस पर अगर वो अमल करेंगे तो दे विल डेफिनेटली गेट दिस सक्सेस। क्योंकि सफलता के लिए दिन और रात एक करनी पड़ती है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एनडीए और सीडीएसई का एग्ज़ाम इज़ जस्ट लाइक ए मैराथन। ये स्प्रिंट रेस नहीं है कि 100 मीटर दौड़े, 200 मीटर दौड़े या 400 मीटर दौड़े और काम खत्म, नहीं, ये स्प्रिंट रेस है। तो उसको उसी हिसाब से जीता जाता है, कंप्लीट किया जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या बच्चे मुझे सुन रहे हैं जो अभी आने वाले टाइम पे इंडियन आर्म फोर्सेज या मर्चेंट नेवी या फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट, हमारे सभी तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आप देहरादून आते हैं तो एकेडमी आए और 20 सालों का जो एक्सपीरियंस है अपनी आंखों से उसको देखें, सफलता की जो कहानियाँ हैं अपनी आंखों से उसको सुने और फिर डिसीजन लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.